भारत आज़ादी के कुछ 2 वर्ष बाद अब भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन चुका था। ठीक 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व होता है, जो आज की डेट में दिल्ली में तिलक मार्ग पर स्थित है। तो तब से लेके आज तक जो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम होता है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही मेंटेन किया जाता है, और कोई न्यू लॉ पास करना होता है तो सुप्रीम कोर्ट से ही पास होता है, और पास होने के बाद हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को उसका पालन करना होता है। जब से सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व हुआ है तब से लेके आज की डेट तक हम वही पुराना घिसा पीटा टेक्निक एंड प्रोसेस फॉलो करते हैं केसेस को सॉल्व करने के लिए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा मेजर चेंजेस नहीं किया है लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम में, ताकि लोगों को क्विक और हाई क्वालिटी जस्टिस मिल सके। एक स्टडी के अनुसार भारत में एक नॉर्मल केस 3.5 साल तक चलता है। इसी वजह से आज की डेट में भारत में लगभग 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है। कुछ केसेस में 15 से 16 साल तक निकल जाते हैं, जहां पे जस्टिस नहीं मिलता है, जहां पे केस अनरिजॉल्व रह जाते हैं। तो ये प्योर एग्जाम्पल है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का। तो अब मैं भारत की उपलब्धियां गिनवा देता हूं आपको। भारत आज की डेट में 21st सेंचुरी में भारत चंद्र पे जाके पानी खोजता है। भारत मंगल ग्रह तक पहुंच गया है। भारत के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसका मैं एक ग्रेट एग्जांपल दूं तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जी हाँ, आप और मैं यूपीआई के नाम से जानते हैं। यूपीआई डिजिटल मनी ट्रांसफ़र करने का एक पेमेंट गेटवे है इंडिया में, जो इतना रोबस्ट और सिस्टमेटिकली चल रहा है, जो एडवांस सिक्योरिटी के साथ, और इसको मनी ट्रांसफ़र करना बहुत ही इजी है इस सिस्टम में। तो आपको जान के आश्चर्य होगा दोस्तों कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम वेल डेवलप्ड कंट्री भी नहीं बना पाई है आज की डेट में मनी ट्रांसफ़र के मामले में। तो आज की डेट में पूरा वर्ल्ड इस यूपीआई को फॉलो करने की सोच रहा है। तो इतनी एडवांस उपलब्धि होने के बावजूद भी तो क्या रीज़न है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम बैलगाड़ी की रफ्तार से चल रहा है और इतना वीक है? पहला रीज़न जजेस। जी हाँ, ये सुनने में आपको आश्चर्यजनक होगा कि हमें आज की डेट में 60,000 जजेस की रिक्वायरमेंट है अगर लॉ एंड सिस्टम को इम्प्रूव करना है, और ये 4 करोड़ जो केसेस पेंडिंग है उनको रिजोल्व करना है, उनको जस्टिस देना है। तो हमें 60,000 जजेस की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं ये कहूँ कि इंडियन गवर्नमेंट आज ही ये 60,000 जो जजेस हैं उनको अपॉइंट कर लेते हैं अपने लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम में, तो क्या ये सभी केसेस जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे? तो आंसर है नो। इसका दूसरा रीज़न है लॉयर्स। जी हाँ, आज की डेट में हमारे भारत में एक स्टडी के अनुसार 50 to 60% ऐसे लॉयर्स हैं जिनको लॉ की ABCD नहीं पता है, इनकॉम्पिटेंट लॉयर है, जिनके पास एक फॉर्मेट रहता है, वही घिसा पीटा फॉर्मेट सभी केसेस में अप्लाई करते हैं और एप्लीकेशन रेडी करके जजेस के सामने प्रेजेंट कर देते हैं, जिनको लॉ के बारे में उतना नॉलेज ही नहीं है। मेन रीज़न ये है कि लॉयर्स अजर्मेंट लेते हैं। आपने कई बार सुना होगा आपके केसेस में भी कि लॉयर आपको ये कहेगा कि नेक्स्ट डेट में मत आना, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी डेट में भी मत आना, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये ऐसे क्यों कहते हैं लॉयर्स आपको कि आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, डेट में नहीं आओगे? तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि लॉयर ने एडजर्नमेंट ले लिया है आपकी केस का, माने कि वो केस स्थगित हो गया है, और स्थगित होने के कारण
डेट टू डेट चेंज होती रहती है और जैसे ही डेट चेंज होती है तो आपको एक एक डेट का पैसा लॉयर को देना पड़ता है। तो ये लॉयर का ग्रीडीनेस है। लॉयर ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ये ट्रिक आजमाते हैं और इसके चलते ये केस में डिले होता है और हमारे लॉ सिस्टम में भी प्रावधान है कि कोई भी लॉयर किसी भी केस में अजर्नमेंट्स ले सकता है। तीसरा रीज़न है पुलिस इन्वेस्टिगेशन। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है पैसों पे और ख़त्म भी होती है पैसों पे। तो आप सब लोग समझदार हैं, मैं इसमें डीप में नहीं जाना चाहता कि हमारा पुलिस इन्वेस्टिगेशन इतना वाहियात और इतना घटिया है कि आज की डेट में कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। चौथा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जी हाँ, जब केसेस चलते रहते हैं तब पॉलिटिकल प्रेशर भी बनता है जजेस पे, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जो पॉलिटिकल रिलेटेड रहते हैं। तो हम ये लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं ताकि जो ये 4 करोड़ केसेस पेंडिंग चल रहे हैं इंडिया में वो जल्द से जल्द उनको जस्टिस मिले, जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिले। तो इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट को एक क्विक रिस्पॉन्स सेंटर ओपन करना चाहिए, जहां पे आपका मीडिएशन सेंटर और डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करना चाहिए और कोर्ट में केस आने से पहले ये सभी केसेस ये क्विक रिस्पॉन्स सेंटर के अंदर जाने चाहिए, जहां पे केसेस सॉल्यूशन का कुछ हो सके। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा क्विक रिस्पॉन्स सेंटर ओपन करने से क्या ये 4 करोड़ केसेस खत्म हो जाएंगे? तो दोस्तों इसका मैं एक ग्रेट एग्जांपल देता हूँ सिंगापुर का। सिंगापुर में 1990 में कुछ ऐसी ही महादशा दिखी थी लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम में, जहाँ पे पेंडिंग केसेस ज़्यादा थे और उनको ये रिजॉल्व करने थे। तो उन्होंने कुछ ऐसे ही क्विक रिस्पॉन्स सेंटर ओपन किए थे और आप नहीं मानोगे दोस्तों, 95% सिविल केसेस और 99% क्रिमिनल केसेस रिजॉल्व हो गए थे इसी क्विक रिस्पॉन्स सेंटर के अंदर, जहां पे मीडिएशन सेंटर था और डिस्प्यूट रिजॉल्व करने मैकेनिज्म था। तो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट को सिंगापुर से सीखना चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशर बनाना चाहिए ऐसे क्विक रिस्पॉन्स सेंटर डेवलप करने का। तो दोस्तों ये देश हमारा है और हमें ही चेंजेस लाने पड़ेंगे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम में। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि क्या होगा कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम तक ये वीडियो पहुंचेगा और ये मामला इंडियन पार्लियामेंट तक पहुंचना चाहिए, ताकि हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम में कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आने वाले दिनों में आप ऐसे वीडियोस चाहते हैं कि आप तक पहले पहुंचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले नॉलेजफुल वाले वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। आप खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।